सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए डैश। क्या जी, ए डैश। ए डैश इक्वल टू जब मैं लिखूँगा तो जानते हैं 0 AB, कॉलम को मैं, रो को मैं कॉलम बना दूंगा, -A 0C, -B -C और क्या 0, ये हो गया। अब मैं यही निकाल देता हूँ A प्लस ए डैश, A प्लस ए डैश, यानी इसमें इसको जोड़ दीजिए, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0, -A और A जोड़ेंगे 0, -B और B जोड़ेंगे 0, -A प्लस A 0, मुझे लगता है सब 0 आएंगे इसमें, ये 0 हो गया। अमरजीत, तो यहाँ से A प्लस ए डैश इक्वल टू क्या, बड़ा सा 0, जिसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। और अगर मैं 1/2 A प्लस ए डैश की बात करूँगा तब भी ये नल मैट्रिक्स ही होगा। क्यों जी। दूसरी बात मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहीं पर A माइनस ए डैश की बात कर लेता हूँ। इसमें से A माइनस ए डैश, इसमें से ये घटा 0, क्यों जी, इसमें से ये घटा 2A, इसमें से ये घटा 2B, बात समझ पा रहे हैं ना। इसमें से ये घटा -2A, इसमें से ये घटा 0, ये क्या हुआ 2C, ये क्या हुआ -2B -2C, और ये क्या हो गया 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं A माइनस ए डैश इक्वल टू, देखिए 2 सब में से कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ, तो क्या बचेगा 0AB -A 0 और क्या C, और यहाँ क्या -B -C और क्या 0, निकल गया कि नहीं। और जब मैं यहीं पर 1/2 A माइनस ए डैश की बात करूँगा तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा क्या 0A -B A 0 -C और B C और क्या 0, ये आपके हो गए। देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था। क्वेश्चन 10 की बात कर लेते हैं यहीं पर। कैन आई एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में बताना है। ठीक है, मैं इसका 10 का दूसरा पार्ट ले लेता हूँ। मैं नोट, स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस मैट्रिक्स A को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 A प्लस ए डैश प्लस 1/2 A माइनस ए डैश। कल मैंने थ्योरम बताया था। ये कह रहे हैं इसको इसी रूप में आप बता दीजिए, ये कह रहे हैं कि इनको क्या करिए, इसी रूप में आप बता दीजिए। बता देता हूँ भाई, देखिए यहाँ से मैं क्या निकालूंगा बेटा, ए डैश। ए डैश में हमको बड़े अच्छे जानते हैं कि हम क्या करेंगे, रो टू कॉलम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, -2 3 -1 और 2 -1 क्या 3, हो गया कि नहीं। अब मैं यहाँ निकाल रहा हूँ A प्लस ए डैश की बात करता हूँ। A प्लस ए डैश की बात करूँगा तो इसमें इसको जोड़ेंगे 6 6 12 -2 -2 -4 2 2 4 और ये क्या -4 और ये क्या 6 -2 और 4 -2 और क्या 6, हो गया बेटा। यहीं पर मैं लिख दूं 1/2 A प्लस ए डैश। अमरजीत, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो मिलेगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और क्या 3, ये तो मिल गया भाई, आपको मिल गया ना। अच्छा, अब यहीं पर मैं A माइनस ए डैश की बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ A माइनस ए डैश की बात करूँगा, A में से इसको घटाना है, तो 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया, अरे भाई इसमें से इसको घटाना प्लस हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मुझे लगता है सब 0 हो जाएंगे। ये देखिए सब 0 हो जाएंगे। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते थे कि क्या A इक्वल टू 1/2 A प्लस ए डैश प्लस 1/2 A माइनस ए डैश के इक्वल है कि नहीं। और ये हम बड़े हिसाब से कह सकते हैं कि A माइनस ए डैश इक्वल टू क्या है, नल मैट्रिक्स है कि नहीं है। अमरजीत समझ पा रहे हैं ना बेटा,
ए बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है, इसको नोट कर लेते हैं। देखिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, शायद यही मैट्रिक्स ए भी है। देख लीजिए ना, आ गया कि नहीं इक्वल इसके। बोले करना हमको कुछ नहीं था, आ गया। इसी का चौथा पार्ट भी मैं लेकर बताता हूँ, ये तो बहुत इजी था। तो रोको भाई अमरजीत, ये हो गया, हल्का सा रोकना, धीरे से लेता हूँ इसका। मैं यहीं पर इसका ए डैश निकाल लेता हूँ। ए डैश जानते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, रो टू कॉलम को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज कर दीजिए, 3 3 -1 -2 -2 और क्या 1 -4 -5 और क्या 2, ये तो हो गया बेटा। अब हमको क्या निकालना है, a प्लस ए डैश पे चलेंगे, 3 3 6, क्या बचेगा 1, क्यों जी, फिर -5, क्यों -5, फिर 1, फिर -4, फिर -4 -5, कहाँ करना है, अच्छा हाँ, ये हो गया -4 है ना जी, और 4, ये तो हो गया आपका। अब मैं लिखूंगा 1/2 a प्लस ए डैश इक्वल टू, तो यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा 1/2, यहाँ क्या मिलेगा 5/2, यहाँ 1/2, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -5/2 और यहाँ -2 और यहाँ 2, ये तो मिल गया भाई 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसको a माइनस ए डैश इक्वल टू, हम क्या करते हैं लिख लेते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी। 3 -2 -4 और क्या है भाई 3 -2 -5 -1 1 और क्या है 2, इसको प्लस बना लेता हूँ बेटा। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना, प्लस बना लिया, और इस वाले क्वांटिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या मिलेगा -3 1, और ये 2 2 -1, और ये 4 5 -2। अमरजीत, ये हो जाएगा आपका 3 में से 3 गया 0 0 बचेगा ना, जोड़ेंगे जब, और 3 और 2 कितना हो गया 5, -1 + 4 3, -2 -5, ये 0 हो गया, 6 हो गया, क्यों जी, और ये बचेगा -3 -6, और ये बच गया क्या 0। अच्छा, यहाँ से 1/2 a माइनस ए डैश, दिस विल बी इक्वल टू 0 5/2 और क्या 3/2 -5/2 और क्या 0, इधर 3, इधर -3/2, इधर क्या -3 और क्या हो गया अमरजीत 0 हो गया कि नहीं। अब हम देख लेते हैं कि क्या a इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश के रूप का है कि नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है। मैं नोट करता हूँ इस वैल्यू को, 3 1/2 -5/2, फिर क्या है 1/2 -2 और क्या है भाई -5/2 -2 और क्या 2 हो गया बेटी, प्लस इसकी वैल्यू यहाँ से लिखते हैं हम किसको 0 5/2 3/2 -5/2 0 और क्या 3, फिर क्या -3/2 -3 और क्या हुआ बेटा 0, दिस विल बी इक्वल टू, देख लेते हैं इसको, ये हो गया क्या 3, इसको जोड़ेंगे तो 6 होगा, यानी 3 है कि नहीं है, 3 है तो मिल रहा है। ये देखिए -5 और 3/2 कट जाएगा, -2/2 यानी -1 मिल गया, 1/2 और ये -4/2 यानी क्या -2 क्यों, और ये 1। ठीक है, यहाँ पे -5/2 -3/2 -8/2 कटेगा -4, यहाँ पर -5
और यहाँ पर 2 -2, ये देखिए नहीं 2 होगा, -2 नहीं होगा, 2 होगा। देखिए ऊपर वाली मैट्रिक्स आ गई कि नहीं आ गई, यानी हमारी जो कंडीशंस है वो बिल्कुल फुलफिल हो रही है। बस समझ रहे ना, जो इन्होंने प्रूव करने की बात कहा था हमने उसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 11 ये कह रहे हैं इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए डैश बराबर क्या है, ए है, यही तो मतलब है। और बी डैश का मतलब क्या है, बी है, ये भी जान रहे हैं आप, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब सेम आर्डर, दोनों का आर्डर सेम है। देन ए बी माइनस बी ए, ये देखिए मैं कह दूं ए बी माइनस बी ए क्या है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम तभी पता पा सकते हैं जब इनका डैश लगाएंगे हम। इनका मैं क्या निकाला कि ए डैश निकाला, इनका क्या निकाला, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आपके पास एक फार्मूला भी था, इसके पहले हमने बताया था कि ए प्लस बी का डैश अगर हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश प्लस बी डैश लिख सकते हैं कि नहीं, बताए थे आपको। यहाँ भी ए बी माइनस बी ए की जब बात कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं आप ए बी का डैश और माइनस क्या बेटा, बी ए का डैश, हो सकता है कि नहीं। और ए भी फॉर्मूला आपको बताए थे कि ए बी डैश बराबर क्या होता है, बी डैश ए डैश, बताए थे कि नहीं, याद आ रहा है ना। तो आप यहाँ ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश, अब माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश। और ये भी चूंकि ए और बी दोनों कौन से मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो बी डैश की जगह पर हम बी लिख सकते हैं, ए डैश की जगह पर ए और ए डैश की जगह पर ए और बी डैश की जगह पर बी है। क्या हो गया, बी ए माइनस ए बी, ठीक है जी। अब मैं कह दूं अगर कि यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, बी ए हो जाएगी। पूछ क्या रहे हैं ये कि ए बी माइनस बी ए क्या है, तो क्या दिखाई दिया, ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल टू क्या, माइनस ए बी माइनस बी ए, यानी क्या दिखाई दे रहा है, ये तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट ए बी माइनस बी ए विल बी क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोल सकते हैं कि नहीं भाई, मुस्कान सिंह, क्लियर हो गया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात मैं कर रहा हूं। कह रहा ए इक्वल टू अगर इतना है एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ठीक है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चूंकि ये मैट्रिक्स 2x2 का है, इसलिए आई की वैल्यू भी यहाँ क्या आएगी, 2x2 में ही आएगी। क्यों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ही है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होता ही है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहले ए डैश को निकाल लेता हूँ। ए डैश का मतलब हो जाएगा cos अल्फ़ा माइनस क्या, साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू क्या हो गया बेटा, cos अल्फ़ा, हो गया कि नहीं। इन दोनों को ऐड करना है, जैसा कि आपको दे रखा है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या है, आई है। तो ए प्लस ए डैश निकालेंगे यहाँ तो क्या मिलेगा, ये जोड़ेंगे मिलेगा 2 cos अल्फ़ा मिला, और ये जोड़ेंगे क्या मिलेगा 0, ये जोड़ेंगे क्या मिला 0, और ये जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 cos अल्फ़ा, हो गया। और ये क्योंकि क्या दे रखे हैं, ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या बेटा, आई दे रखे हैं। ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या मिली है आपको, 2 cos अल्फ़ा 0 0 और क्या 2 cos अल्फ़ा, ये बराबर किसके है 1 0 0 1, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और दिस मे बी रिटन एज 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/2
1/2 को लिख सकते हैं cos sin 30 cos π/3। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, π/3। दिस इज योर आंसर। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 तो √3/2 होता है। ठीक है, ये देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन पर लिए चलते हैं। अब अगला टॉपिक आपका आ रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री पिछले साल ये सिलेबस में नहीं था, इस साल होना चाहिए इसको। एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखिए करते क्या है इसमें हम, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको मिल जाती है A B C और D E F G H I, ये आपको एक मैट्रिक्स मिल गई। आप कह सकते हैं कि सर ये तो R1 है, ये तो R2 है और ये क्या है R3 है। ये भी कह सकते हैं कि ये तो C1 है, ये तो C2 है, ये तो C3 है। क्यों? अगर मैंने ये कहा कि R1 ऐसे दोनों तरफ तीर लगा दिया, R1 R2, इसका मतलब क्या है कि R1 और R2 को इंटरचेंज करना है। आपको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। यानी इसको आप लिख सकते हैं इंटरचेंज करके DEF ABC और GHI, ये चीज़ें हो गई आपकी। ये मैंने ऐसे कर दिया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपने किसको बदला है? रो को बदला है, तो आप इसको कह देंगे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको क्या कहेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हमने कहा कि ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं C1 ऐसे, तो क्या मतलब है? C1 और C2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। इंटरचेंज करने का मतलब होता है कि मैं ऐसे लिख दूंगा BEH और क्या ADG, और इसमें तो कोई चेंजिंग है ये नहीं है। ये क्या कहलाएगा? ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाएगा अमरजीत? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है? रो और कॉलम को ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर जब मैं इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स पर आ गया, यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने कर दिया, तो क्या दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू एक होगी? नहीं। दोनों मैट्रिक्स क्या बराबर होगी? नहीं। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वलेंट हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती। और ये भी जानते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स की वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते। हम निकालेंगे वैल्यू, लेकिन डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। इस मैट्रिक्स की कोई एक वैल्यू नहीं आ सकती, हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास तरीका नहीं है सॉल्व करने के लिए, निकाला नहीं जा सकता। अभी जब मैं आगे चलूँगा, डिटर्मिनेंट पढ़ाऊँगा, तो डिटर्मिनेंट का यूनिक वैल्यू आएगी। एक कोई वैल्यू आ जाएगी, एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, जैसे 2 4 6 8 10 20 50 ऐसे वैल्यूज़ की आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं रो को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मैं कॉलम को ट्रांसफॉर्म करूँगा, तो आप कहेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा मान लीजिए, दूसरा मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया। देखिए कोई एक मैट्रिक्स मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स हमने ले लिया बेटा। मैंने कहा कि ज़रा आप R1 को चेंज कर दीजिए KR1 में। क्या कहा मैंने? R1 को क्या कहा? KR1। क्या मतलब है? हाँ, R1 में K से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप यहाँ लिख देंगे A इक्वल टू, देखिए ये चेंज कर रहे थे, लिखेंगे K 2K 3K और 4 5 6 7 8 9। ये देखिए हम गुणा भी कर दिए। आप ये नहीं कह सकते कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं, इक्वलेंट है, समकक्ष है, लेकिन बराबर नहीं है। दोनों में अंतर होता है बेटा। अगर मान लीजिए ये था, ये क्या है? ये बी मैट्रिक्स मिला, तो आप लिख सकते हैं
ए इक्वलेंट बी, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, इक्वलेंट है, बराबर नहीं है। इसी तरह से हम अगर सी में गुणा करना चाहें C1 या के C1 कर दें अगर, तो आप जान जाइए कि हम किस में गुणा कर रहे हैं, सी कॉलम में गुणा कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 2 3 5 6 8 9, ये हो जाएगी। इसको हम ये गुणा भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम किसी भी रो को और किसी भी कॉलम्स को। अगर रो में ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन है तो कॉलम को कहेंगे। बात हमारी समझ पा रहे हैं? इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसका तीसरा नंबर लिया ए इक्वल टू, मान लो वैष्णवी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने कहा बेटा ये R1 को चेंज कर दीजिए R1 प्लस KR2। क्या मैं कह रहा हूँ, R1 को चेंज करिए R1 प्लस KR2, यानी क्या, R1 में पहले R2 से K का गुणा करके जोड़ दीजिए आप। तो आप इसको लिख सकते हैं A बराबर, देखिए R1 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस 2R2 का मतलब KR2 मतलब क्या हो जाएगा, 4K, हो गया कि नहीं। उसी तरह से इसमें 2 प्लस 5K, उसी तरह से इसमें 3 प्लस 6K हो गया। बाकी तो सिर्फ R1 की ही चेंजिंग कर रहे हैं, बाकी रो तो एकदम सेम है। तो आप ऐसे रो को 4 5 6 7 8 9 ये भी चेंजिंग हो सकती है, जैसा आएगा वैसा हम करते जाएंगे। इसमें बात हम समझ रहे हैं ना। 3 तरह के हमने ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बताए हैं। वास्तव में 6 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अच्छा, रो से कॉलम, कॉलम से रो, फिर 2 मैंने वो बताया, फिर 2 ये बताया। किसी को आप चेंज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। जैसा क्वेश्चन से आपको बताएगा कि हम क्या चेंजिंग करें उसमें। जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, देखिए मैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की बात जब करता हूं इसमें, तो आप देख रहे हैं ना लिखा हुआ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ज़रूरी है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको भी, जब जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा वह इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को सबसे पहले ज़रूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहली बात, ठीक है। तो ए इन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जिसका ऑर्डर m है। m का ऑर्डर का मतलब है m क्रॉस n, m रो है और n क्या है, कॉलम है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर m, और दूसरा जो बी मैट्रिक्स मैंने लिया है वो भी सेम ऑर्डर का है, मतलब जिस ऑर्डर का ए था उसी ऑर्डर का ए भी है, यानी m क्रॉस n का ए भी है, ठीक है। सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, अगर ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर हो जाए और बराबर होकर किसके वैल्यू आ जाए, आई के बराबर आ जाए, तब हम कह देते हैं कि बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, कि बी का इनवर्स क्या है, ए है, और ए का इनवर्स बी भी कह देते हैं। दोनों का मतलब क्या है, किसी फंक्शंस को ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई हो जाए बेटा, ए बी और बी ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, आई के बराबर हो जाए, पहली बात। दूसरी बात अभी हमने कहा कि ए और बी जो मैट्रिक्स होंगे वो सेम ऑर्डर के होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। दूसरी बात कहा कि ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, मतलब जहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा वहाँ रेक्टेंगुलर लगेगा ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इन्वर्स नहीं बना सकते, दिखाऊंगा अभी कैसे, ठीक है। ए बी बराबर बी ए बराबर आई अगर हो जाए तो आप कह देते हैं कि बी बराबर ए इन्वर्स, बी बराबर क्या कह देते हैं, ए इन्वर्स, अथवा ए बराबर क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ आपको, अभी बिल्कुल क्लियरेंस बढ़ जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, 1 3 और 1 2 लिखा मैंने, एंड बी बराबर अमरदीप, बी बराबर हमने लिखा 2 -3 -1 और क्या है 2 है बेटा, लिख दिया बी टू मैट्रिक्स है, बी टू मैट्रिक्स। ये हमने लिखा कि नहीं लिखा, यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, है कि नहीं है।
दोनों सेम आर्डर के मैट्रिक्स हैं, ये भी है, ठीक है। मैंने निकाला ए बी बराबर, ए बी जब आप निकालेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में आप, तो 1 कहाँ पे, यहाँ 2 है, हाँ 2 3 है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और -3, क्यों जी, फिर इसका यहाँ -6 और ये क्या हो जाएगा +6, होगा कि नहीं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया 1 2 जा 2 और क्या हो गया -2, यहाँ क्या हो गया -3 और ये क्या हो गया +4। ये जब हमने इसको निकाला बराबर किया बेटा तो कितना आ जाएगा 1 0 0 1, आई के बराबर है कि नहीं, है कि नहीं है, ये बराबर। आइए बी ए देख लेते हैं हम, बी ए का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे बी ए का मतलब क्या 2 -1 -3 और क्या 2 और ए की वैल्यू क्या है बेटा 2 1 और क्या है 3 2, ठीक है। अब आइए इक्वल टू रो टू कॉलम 2 2 जा 4 -3 6 -6 और ये -2 +2 -3 +4, क्या देख रहे हैं, ये भी कितना आया आई के बराबर, आ गया कि नहीं। तो जो हमारा थ्योरम कह रहा है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ रहा है कि नहीं। मैंने ए बी को निकाला, मैंने बी ए को निकाला, देखा कि आई के बराबर आ रहा है। इस पोजीशन पर आप कह देते हैं कि बी बराबर ए इनवर्स, कि बी जो है ए का इनवर्स है, और अथवा ए बराबर क्या बी इनवर्स है, दोनों है। ये तभी संभव है इन्वर्टेबल निकालना जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हम आपको जब हम समझ ही रहे हैं इन सारी चीज़ों को तो अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 × 3 का लिया, एक दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया, ये मैंने लिख दिया यहाँ, एक दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिया 3 × 4 का, लिया कि नहीं लिया, ठीक है। ये देखिए 2 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये 3 × 4 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्या, नहीं है ना। तो हमने क्या कहा, अगर हम देखिए इसका रो और इसका कॉलम दोनों बराबर है, मल्टीप्लिकेशन संभव है। जब हम ए बी लेंगे तो इसकी कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगी, और किस आर्डर की मिलेगी 2 × 4 की मिल जाएगी, मिलेगी, जानते हैं। पलट के जब लिखेंगे हम बी है 3 × 4 और ए क्या हो जाएगा बेटा 2 × 3, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन संभव ही नहीं है। देखिए हम बी ए को निकाल ही नहीं पाएंगे, कहाँ निकाल पाएंगे, रो 4 है और इसका 2 है, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव होता है जब कॉलम्स की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होता है, ये निकाल ही नहीं सकते हम। दूसरी बात, अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा मैट्रिक्स ले लें जहाँ मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ से संभव हो, हम इसको हटा के बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिया, ये मान लीजिए क्या है 2 × 3 का है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिया बी को क्या ले लिया मैंने 3 × 2 का मैट्रिक्स हमने ले लिया, मान लीजिए ले लिया। हमने कहा ये बेटा ये बताओ कि ये क्या इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है, तो आपने कहा सर यस सर संभव तो है, क्योंकि इसके रो और इसके कॉलम दोनों इक्वल हैं। हमने कहा दोनों के जो है मल्टीप्लिकेशन तो संभव है, ए भी हम निकाल देंगे, और जो ए भी आएगा वो किसका आएगा 2 × 2 का। हमने कहा बेटा ज़रा बी ए बता दो, तो बी क्या है 3 × 2 है और ए क्या है बेटा 2 × 3। हमने कहा क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है, आपने कहा यस सर यहाँ भी तो संभव है, हम बी ए को भी निकाल सकते हैं। तो जब हम बेटा यहाँ बी ए को निकाल ही दें मान लीजिए, तो मैट्रिक्स किसकी मिलेगी 3 × 3 की। कंडीशन क्या कह रहा है ए बी इक्वल टू बी ए, अरे भाई ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। तो अगर ए बी का आर्डर 2 × 2 है और बी ए का आर्डर 3 × 3 है, तो बराबर कैसे हो सकता है, बराबर हो सकता है क्या, नहीं बराबर हो सकता है। तो कुल मिला जुला कर कहने का मतलब होता है कि हम उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो।
मैंने पूरा आपको पूरा फीडबैक दिया है। मैं सोचा कि जब आप इसको समझ ही रहे हैं तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। आप बात हमारी पूरी समझ में आ गई, पूरा पकड़ लिया आप। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ मैट्रिक्स में दो तरीका है आपको यहाँ इन्वर्स निकालने के लिए। एक तो मैं यहाँ पर अभी जो मेथड बताऊँगा वो मेथड्स, और इसके बाद जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट में भी एडजॉइंट वगैरह निकाल करके हम उसके इन्वर्स को निकाल देते हैं। ठीक है, उसी इन्वर्स का यूज हम लीनियर इक्वेशंस में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए भी करते हैं, इन्वर्स की वैल्यू। ठीक है, इस टाइप का जब इन्वर्स निकालने की एग्जामिनेशन में आता है तो सीधे कहता है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप इसका इन्वर्स निकालिए। अभी हम आपका इन्वर्स निकाल के दिखाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि हम इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स सेम आर्डर की हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई के हो तो ए बी का इन्वर्स है अथवा बी ए का इन्वर्स है, दोनों हो जाएगा। फिलहाल आज के